डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस एंड नॉन पेमेंट। ठीक है, तो डिसऑनर है नॉन एक्सेप्टेंस एंड नॉन पेमेंट के द्वारा। तो नॉन एक्सेप्टेंस एंड नॉन पेमेंट के द्वारा अगर डिसऑनरेबिलिटी होती है, कह रहे हैं डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस, ऑब्वियसली ऐसा होता है। एक बिल है या चेक है वो डिसऑनर्ड हो जाता है अगर उस मतलब आप उसको नॉन एक्सेप्टेंस नहीं, मतलब नॉन एक्सेप्टेंस मीन्स कि जो भी उसमें सारे के सारे फुल डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है वो अगर कंप्लीटली सही नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सही नहीं है, ठीक नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, वो नॉन एक्सेप्टेंस होगा एंड देन नॉन पेमेंट। ठीक है, तो नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट के द्वारा डिसऑनर्ड हो जाता है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, कौन कौन से हैं। अगर बिल प्रेजेंट किया गया है ड्रॉई ने को, ठीक है, एक्सेप्टेंस के लिए, और वो 48 के अंदर नहीं करता, अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करती हूँ, क्योंकि चेक में तो कंडीशंस होती हैं 3 मंथ, लेकिन अगर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो नहीं करता है, ही डज नॉट एक्सेप्ट इट विद इन 48 फ्रॉम द डेट ऑफ presentment for acceptance, the bill is considered to have been dishonored। तो जो बिल होता है वो क्या हो जाता है, बिल डिसऑनर्ड हो जाता है। ठीक है, तो जो बिल है वो बिल आपका क्या होगा, डिसऑनर्ड हो जाएगा। तो डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है, अगर हम बिल यानी कि प्रेजेंट के समय से 48 के अंदर एक्सेप्ट नहीं करते तो बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। इफ देयर आर 2 और मोर ड्रॉइज हैं तो बिल इज एक्सेप्टेड बाय वन, और ठीक है एक के द्वारा भी होता है, ठीक है, तो भी वो डिसऑनर्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 ड्रॉइंग है, मान लीजिए कि देखो सिग्नेचर के लिए तो एक के भी साइन चल जाएंगे। जो बिल होता है, बिल के लिए थोड़ी सी कंडीशंस हैं कि वहां पे आपके, ठीक है, दोनों के साइन ही होंगे। एक्सेप्टेंस जो होगी ना बिल की, ये एक्सेप्टेंस के द्वारा है। मान लीजिए आपने बिल इशू किया, ठीक है, बिल आपने इशू किया था 2 नाम के ऊपर, तो वो एक के ही ऊपर हुआ है, दोनों के ऊपर होना चाहिए। अब है सेकंड, इफ अ बिल इज गिवन ए क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है, द होल्डर कैन ट्रीट इट एज डिसऑनर्ड। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है कि भाई उसने ना मतलब पहले से ही इन्फॉर्म किया था कि इस इसके एक्सेंट के मतलब बिना, जैसे मान लीजिए कि आपने बिल प्रेजेंट किया, ठीक है, और मेरे पास आपको बिल पैसे देने से पहले मेरे पास मैसेज आएगा, तो मैंने आपको बिल दिया ना, आप बैंक के पास गए और मैंने बैंक ने मुझे लिंक सेंड की, इट मीन्स कि मतलब एक एक्सेप्टेंस का व्यू पॉइंट दिया जा रहा है। ठीक है, अ बिल इज कंसिडर्ड डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस इफ द ड्रॉई कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर रीजनेबल सर्च। होता है कि मतलब ड्रॉई है, उसने सोचा कि डाल दिया बैंक में, उसने अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, ड्रॉई को भी अपना सिग्नेचर करना पड़ता है, ठीक है, तो ड्रॉई ने उसे डाला नहीं 48 में, या उसने अपने सिग्नेचर नहीं किए, तो लाइक कि उसको ढूंढने के, ठीक है, रीजनेबल सर्च के द्वारा भी तो वो डिसऑनर्ड हो जाता है। It is also considered dishonored for non-acceptance if the drawee is incompetent to enter into a valid contract। ठीक है, तो क्योंकि अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से अगर वो इनकम्पिटेंट मीन्स कि ड्रोवर ने विल ड्रॉ किया लेकिन वो इनकम्पिटेंट है, ठीक है, इनकम्पिटेंट में कि भाई उसके पास अगर पैसे नहीं हैं, या उसको ऐसा लगता है वो जो पर्सन है कि जितने भी लाइक अनसाउंड माइंड का हो गया, तो वो बिल खत्म हो जाएगा, वो बिल अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस बिल आपको एक लीगल कंसिडरेशंस को भी अराइज करता है। अब जब लीगैलिटी का ही पॉइंट अराइज नहीं होगा तो पेमेंट का भी पॉइंट कोई भी अराइज नहीं होगा। अ बिल इज ऑल्सो कंसिडर्ड डिसऑनर्ड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस अगर वो जो ड्रॉई है फिक्टिशियस पर्सन एंड लाइक वो ट्रू पर्सन नहीं है। A bill is dishonored for non-acceptance where the drawee has either become insolvent, वो तो एक सिंपल सीधी सी बात, इंसॉल्वेंट हो जाएगा भाई जब वो कैपेबल ही नहीं है पे करने के, या डेथ हो गई है, तो
क्योंकि आप आजकल आपको पता होगा कि जब भी आपके अकाउंट से अगर चेक कोई क्लियर का है या कोई भी चीज है, तो आपने किसी को चेक दिया है तो बैंकर जो होते हैं वो आपको कॉल भी करते हैं चेक के रिगार्डिंग, ठीक है, क्लियरिटी के रिगार्डिंग वो आपको कॉल करते हैं, मतलब सॉरी कॉल नहीं, मैसेज आता है। तो अब मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे पास कौन सा मैसेज आया है, तो मैं तुरंत बैंक को कांटेक्ट करूंगी कि ये मैंने कौन सा चेक था। तो इस तरीके से हमारी, ठीक है, बैंक से एक लीगैलिटी का अराइज होता है, ठीक है, कि एक क्रॉस चेक हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे इनको डिसऑनर्ड के केसेस अराइज हो जाते हैं। डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट, ये तो बहुत एक सिंपल सा डिसऑनर्ड है, क्योंकि अगर जब ठीक है उसमें डाला, ठीक है, बैंक में चेक डाला गया, ठीक है, पैसे नहीं थे, वो बाउंस हो गया, एंड देन बाउंसिंग के चार्जेस लग जाते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद ही आपका केसेस इशू होते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक साइन चेक मिला है, ब्लैंक चेक था, साइन साइन चेक था, ठीक है, और वो डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है, तो लिखा है प्रोमिजरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज एक चेक इज सेड टू बी डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट व्हेन द मेकर ऑफ द नोट, एक्सेप्टर ऑफ द बिल, ड्रॉई, ठीक है ना, वो डिफॉल्ट करता है, ठीक है। रूल्स रिगार्डिंग नोटिस ऑफ अ डिसऑनर्ड, सबसे पहले है नोटिस ऑफ डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट, पेमेंट नहीं होगी तो वो चेक, अगर वो चेक क्लियर ही नहीं होगा ऑब्वियसली, तो है डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है। नॉन एक्सेप्टेंस के बाद है कि सबसे पहली बात होती है कि मान लीजिए कि आपने ना जिस सॉरी आपने चेक मुझे दिया, मैंने जिस बैंक में चेक डाला, मेरा उस बैंक में अकाउंट नहीं था, या मैंने उस अकाउंट में गलती कर दी, मिस्टेक कर दी, तो वो होगा नहीं होगा क्लियर, ठीक है। तो नोटिस बाय होम, नोटिस टू होम, ये सबको दिया जाता है, नोटिस नहीं होता अब आजकल। आजकल एक फॉर्मल नोटिस, पहले हुंडी के केस में हमारे पास मैसेजेस इन सब की और ईमेल्स इन सब की सुविधा नहीं थी, तो पहले के केसेस में नोटिस चलते थे। आज के केसेस में नोटिस नहीं चलते हैं, आज के केसेस में मैसेजेस हैं, मेल्स हैं, ठीक है। लाइक नोटिस इन द सेंस कि जो करने वाला है, जिसके अकाउंट से डिडक्ट हो रहे हैं, उसे एक इन्फॉर्म करना, उसको एक, ठीक है ना, ओवरव्यू उसमें देना, उसे इन्फॉर्म करना, ठीक है। तो वही है, हुंडी होती थी, तो ठीक है वही है। हुंडी के केस में भी मतलब एक फॉर्मल नोटिस आता था, ठीक है ना, कि दोनों पार्टी उसको रिकॉग्नाइज करते थे, देन ही तभी एक्शन लिया जाता था, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ नोटिस, इफेक्ट ऑफ ओमिशन, ठीक है। अब है सिंपल सा ये वाले पॉइंट हैं, व्हेन नोटिस ऑफ डिसऑनर्ड इज अननेसेसरी, ठीक है, जब नोटिस जरूरी नहीं होता, ठीक है भाई, अब पार्टी है, उसने खुद ही उसे बंद कर दिया, डिस्पेंस कर दिया इन ऑर्डर टू चार्ज ड्रोवर, ठीक है ना, तो भाई अब उसमें से उसने ऑलरेडी, ठीक है ना, पेमेंट कर दी, व्हेन दी पार्टी, जो चार्ज किया गया है वो मतलब जो नोटिस है उसको क्या होगी, डैमेज नहीं कर पाएगी। इट मीन्स कि जो नोटिस का जो मतलब मैसेज पहुंचाने का जो जरिया है वो एक ट्रू नहीं है, वो एक फेक है, उस केस में तो कोई भी जरूरी नहीं है करना। प्रोमिसरी नोट के केस में तो वो नेगोशिएबल नहीं होता, प्रोमिसरी नोट कभी भी नेगोशिएबल नहीं होता, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन नेगोशिएबिलिटी क्या होती है उसमें, स्टार्टिंग में हमारे पास हुंडई के केस में नेगोशिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। तो ये तभी के ही जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये तभी के ही बने हुए हैं, इसके अंदर बहुत चेंजेस करने हमें बाकी हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी फिलहाल, गवर्नमेंट के जो लॉज मेकर हैं अभी वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत ज्यादा वाइडली यूज नहीं है। चेक का है तो चेक का कंप्लीटली अपडेटेड आपको पार्ट मिलेगा, ठीक है। प्रोमिसरी नोट के केस में, ठीक है, कि अब है सिंपल है, वो प्रोमिसरी नोट जो नेगोशिएबल कुछ होते थे, कि प्रोमिसरी नोट नेगोशिएबल नहीं होते थे, तो वो पार्ट भी हमने हटाई दिया इसमें से, ठीक है। तो वही सारे अब प्रोमिसरी नोट से डील करते हैं जो नेगोशिएबिलिटी जिनकी है, ठीक है। टू चार्ज द ड्रॉवर्स व्हेन एक्सेप्टर इज आल्सो अ ड्रॉवर, दोनों ही वही सेम है, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। नॉन पेमेंट डिस्चार्ज,
नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्टिंग के केस में आपका आ जाता है आपकी केसेस, ठीक है। अब है डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। भाई आपने मुझे अगर इशू किया तो लायबिलिटी आपकी अराइज करेगी, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि आपने उस इंस्ट्रूमेंट को क्या किया है, कलेक्ट वो सॉरी कैंसिल कर दिया, या आपने उस इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट कर दी, ठीक है, रिलीज कर दिया। तो या तो आपने वही है डिस्चार्ज बाय पेमेंट एंड डिस्चार्ज बाय रिलीज, रिलीज कर दिया है, देन ठीक है। देन उसके बाद आपके पास है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि टाइम के अकॉर्डिंगली, भाई देखिए हर चीज का एक टाइम होता है करने का, कि उसके भाई आपको टाइम के अकॉर्डिंगली एक्ट करना है, टाइम के अकॉर्डिंगली ही करना होगा। तो इसे बोलते हैं डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। देन है डिस्चार्ज बाय अलाउइंग ड्रॉई मोर देन 48 आवर्स टू एक्सेप्ट। डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है। अगर अब सिंपल सीधी सी बात है, 48 आवर्स से ज्यादा हो गया तो वो तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ डिस्चार्ज का मतलब है फ्री हो जाना। अब उस बिल ऑफ एक्सचेंज की कोई भी वैल्यू नहीं है। डिस्चार्ज इन केस ऑफ अ चेक, चेक के केस में भी रीजनेबल टाइम है, ठीक है, लायबिलिटी है, सब कुछ कि किस तरीके से नेम वेम सब कुछ दिया जाता है। अगर ड्रॉवर के पास सफिशिएंट मनी होनी चाहिए सबसे पहले अकाउंट में, एक्चुअल लॉस है, डैमेज कितना हुआ है, इट मीन्स कि कोई चार्ज लगा है वो तो नहीं है, तो इन सबको देखते हुए ही, ठीक है, डिस्चार्जेबिलिटी होती है, ठीक है। अब है इफेक्ट ऑफ मटेरियल ऑल्ट्रेशन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि देखिए अगर आप क्या करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है वो, अगर एक ठीक है, तो ऑल्टरेशन कभी कभी कुछ चेंजेस करना, तो ऑल्टरेशन करना है अगर आप कुछ, मतलब आपको पता है आप चेक में स्पेलिंग डबल डबल उसको ठीक कर रहे हैं, मतलब चेंजेस कर रहे हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट वॉइड हो जाएगा। सबसे पहली बात ये है। ये एक होता है जैसे मैंने इशू किया, भाई उसको ना कोई और चीट ना कर सके। मान लीजिए 10,000 फिल किए थे लेकिन उसमें किसी ने एक जीरो और लगा दी, ठीक है, 1 लाख कर दिया। तो और ठीक है, तो आपको पता है वर्ड्स भी वो मैच करते हैं, और मान लीजिए उस पे फ्लूइड लग गई, तो ये सब नहीं होता ना, ये सब क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट वॉइड हो जाएगा। तो उसी के वही सब कुछ लिखा है कि जैसे पैसे का ऑल्टर कर दिया, या प्लेस ऑफ पेमेंट कर दी, टाइम ऑफ डेट कर दी, ये सब उसे क्या बना देगा, उसे वॉइड कन्वर्ट कर देता है, उसे वॉइड बना देता है, ठीक है। इसमें से एग्जाम में ऑब्वियसली नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने जस्ट आपको इसका लास्ट पार्ट का समेशन था वो दे दिया, ठीक है। कि समेशन में जैसे कुछ भी आपको आ जाता है, नोटिंग क्या होती है, नोटिंग होती है कि रिकॉर्ड होना, ठीक है। जैसे आपके बैंक स्टेटमेंट में आ जाता है ना कि ये चेक था क्लियर हो गया, या ये चेक था डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है। तो ये जो चेक थे यानी कि प्रेजेंटिंग के लिए दिया हुआ है आजकल, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, पहले ये नोट किया जाता था, एक नोटिंग रजिस्टर्ड प्रिपेयर होता था बैंक में, लेकिन अब बैंक में कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया गया है, तो कंप्यूटराइज सिस्टम के द्वारा से इन सब की अब सुविधा नहीं है। पेमेंट फॉर ऑनर, ठीक है, तो ऑनर के पेमेंट थी। प्रोटेस्टिंग सर्टिफिकेट इशूड किया गया था नोटरी पब्लिक के द्वारा होल्डर को, ठीक है। एक्सेप्टर था ओ फॉर ओनर के लिए जर्नल एक्सेप्टेंस दी गई थी बिना किसी क्वालिफिकेशंस के, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें आपको डिग्री विग्री लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा पार्ट था, बहुत बहुत बेसिक पार्ट था ये वाला आपका डिस्चार्ज का। और मैं वही चाहती हूँ, प्लीज आप सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखिए, ठीक है। हमारा नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट है फिनिश हो गया है, ठीक है। अ, ठीक है, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट हमारा कवर हो गया है। देन आपका कौन सा, एक मिनट पीडीएफ ओपन करने दीजिए, क्या बचा है आपका, आपका रिमेनिंग है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। आपका रिमेनिंग है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज अगेंस्ट ब्रीच, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट,
ये शॉर्ट शॉर्ट से हैं जो मैंने आपको वो दिया था, अपने नोट्स दिए हैं ना बिजनेस लॉ के। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैं आपको उसी में से कराऊंगी। हमने स्टार्टिंग के क्लासेस में एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कवर किया था, और टाइप्स मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाए थे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ओवरव्यू देने के लिए। बाकी इसके ये जो कंटेंट है ये वाला हम संडे, हमारी कमिंग क्लासेस होगी, ऑनलाइन क्लास हमारी संडे होगी। संडे को हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स या डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसर्न, इसके पॉइंट्स ये वाला हम कवर कर लेंगे। ठीक है, सारा तो संडे हो नहीं होगा, क्योंकि संडे सारा कवर नहीं होगा, संडे मॉर्निंग में ही क्लास होगी। और सैटरडे भी कोशिश मेरी वही रहेगी कि सैटरडे आपकी मॉर्निंग में ले लूँ क्लास। देखती हूँ फ्राइडे भी आपके, फ्राइडे सैटरडे संडे ये एक एक मतलब 45 डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास में हम ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिनिश कर देंगे। लेकिन नॉट श्योर कि आपकी फ्राइडे सैटरडे होगी, क्योंकि मैंने आपको फ्राइडे टेस्ट रखा है लीगल एक्सपेक्ट का। तो फ्राइडे जैसा होगा मैं मॉर्निंग में आपकी क्लास जरूर लूंगी एट 7। मैं आपको मैसेज कर दूंगी। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा संडे तक आप मैनेज कर लीजिए, फिर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी फिनिश हो मैम जो जाएगा। आपने क्लासेस, बताएं। जैसे जो लॉ की आपने जो क्लासेस रिकॉर्ड की हुई हैं जूम पे, क्या आप उसे अपलोड कर सकती हैं टेस्ट हाँ से मैं पहले, ताकि मैं एक बार रिवाइज कर लूँ? हाँ मैं इसे आज अपलोड कर देती हूँ। आज आज मैं रात तक या कल कल मॉर्निंग तक मैं अपलोड कर देती हूँ। कल तो मैम आपके। जितने भी लॉ की जो क्लासेस नहीं है ना, आपने कंपनी लॉ, लेबर लॉ ठीक है या फिर ठीक है, NI नहीं एक्ट मैं या सारे अपलोड RTI। कर रही हूँ। मैं ना लाइन वाइज सिस्टमेटिक तरीके से मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, लिखी हुई है। ठीक है, मैं वन बाय वन सारी जितनी भी क्लासेस हैं वो मैं सब अपलोड कर दूंगी। मैम कल ऑफलाइन होगी हमारी ऑनलाइन? नहीं, कल ऑफलाइन होगी, आपका टैक्स है ना कल। आज टारगेट हमेशा जो भी टाइमिंग? ले लो हमेशा बढ़ ही जाता है। अब तो आपका खाली स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स का बचा है, इसमें डिस्चार्ज, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हम शॉर्ट में से करेंगे, क्योंकि ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ना क्या होता है, शॉर्ट नोट्स हैं इसके, लेकिन शॉर्ट नोट्स में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ना बच्चे सोचते हैं कि मैम ने ना वही सेम चीज लिखा रखी है, मैम हमें कोई बुक बता दीजिए। आपने देखा बुक में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है वही सेम चीज जो हम अवेयरनेस में जानते हैं, बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही पार्ट हमें कवर करना होता है। ठीक है, बाकी क्या टाइप्स हैं, किस तरीके से डिस्चार्जेबिलिटी है, ठीक है, कौन कौन से डिस्चार्ज के मेथड्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स उस चीज में सेटिस्फाइड नहीं होते, तो मैंने इसीलिए वो बुक में से आपको समझाया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैं अपने शॉर्ट नोट से ही आपको समझाऊंगी, कि ताकि आपको इसके मतलब कंसेप्ट की क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो इंडेमनिटी गारंटी, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट, LLP, कंपटीशन, तो ये सारे एक्ट वास्तव में छोटे हैं, इम्पोर्टेंट हैं। आप ना स्टडी ऐसे करो, जैसे मान लीजिए आप ना इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हो, तो इकोनॉमिक्स में ले लो कि मुझे इकोनॉमिक्स में के साथ ये दो एक्ट भी पढ़ने हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट्स के साथ साथ आप दो दो एक्ट लर्न करते जाओ, स्टडी करते जाओ, आपका लीगल एक्सपेक्ट ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ओके मैम। आपको में ठीक है टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। ठीक है, मेहनत तो करनी है। ठीक है, फ्राइडे इसका टेस्ट ले लेती हूँ, फ्राइडे ऑनलाइन क्लास भी रखूंगी एंड देन इसका टेस्ट भी रखूंगी। ठीक है, कल आपका क्लास होगी, कल हमारी टेक्स्ट की क्लास है। ठीक है, तो आप प्लीज टाइम। 11 o'clock तक ही मैम? हाँ, 11 तक है। ठीक है, 11 o'clock तक है, तो 11 है तो मतलब वही है कि 11:30 मैक्सिमम पहुंच जाऊंगी मैं। ठीक है, क्योंकि कल का ना मन, क्योंकि देखिए मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहती, मैं चाहती हूँ मैं आ रही हूँ, मैं टाइम से आऊँ, और आपको थोड़ा सा, मुझे पता है कि 6 आवर्स बैठना मुश्किल लगेगा, लेकिन एज अ नेट स्टूडेंट आप एक टीचर बनने जा रहे हैं,
तो मेरे अकॉर्डिंग फिर वो मुश्किल नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो फिर तो मुश्किल नहीं लगना चाहिए। जब आप एक, ठीक है, टीचर बनेंगे तब तो आपको पता नहीं 6-6 घंटे पढ़ाना भी पड़ेगा और 2-3 घंटे पढ़ना भी पड़ेगा। तो ज्यादा टाइम नहीं होगा हमें। कल 11 to 4 का टाइम है। हम 11 to 4 में अपना टेक्स्ट का जो पार्ट है, क्योंकि 1-2 घंटे तो हमें डिडक्शन में ही लग जाएंगे, या 1 आवर तो मान के ही चलिए कम से कम डिडक्शन में। एंड देन 2 आवर्स हमारे प्रॉफिट एंड गेन्स में। मैं टाइम हमेशा कम लेती हूँ लेकिन ज्यादा ही लग जाता है। तो इसलिए 11 to 4 में हम कल टेक्स्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है। ओके मैम। ओके।